हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज की क्लास में। यहाँ पर हम डेली अच्छे अच्छे पैसेजेस को रिवाइज करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी रीडिंग को और इम्प्रूव कर सकें। आज के जो पैसेज है वो स्टेनो 2024 में पूछा गया था, तो उसी की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी साइड से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू हो चुका है 2025 और मैं उम्मीद करूंगी कि ये 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, आपकी ड्रीम जॉब का साल हो और इस साल आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए या फिर आपका जो भी ड्रीम हो वो पूरा हो। इसके एडिशन में मैं आपकी हेल्प के लिए दो चीज़ें प्रोवाइड करा सकती हूँ। पहली तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो प्रॉब्लम आती है ना कि पैसेजेस को रीड तो कर लेते लेकिन समझ में नहीं आता क्या मतलब निकालें, और दूसरा वोकेबलरी। इन दोनों का वैसे भी ऐसा कनेक्शन है कि अगर वोकेबलरी पता होगी तो ऑब्वियसली आप रीडिंग का मतलब भी निकाल लोगे, पैसेजेस को आप आसानी से समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको वोकेबलरी भी कराती हूँ और साथ में रीडिंग्स भी। तो आपको ये क्लासेस डेली करनी चाहिए। सुबह 5 बजे वोकेबलरी का सेशन अपलोड होता है और शाम को 8 बजे रीडिंग की। तो ये दोनों क्लासेस में से आपको एक भी मिस नहीं करनी है। 2025 में आई एश्योर यू दैट कि आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। तो आपको डेली प्रैक्टिस करते जाना है और पढ़ते जाना है। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके पहले खुद से रीडिंग करनी है, उसके बाद पैसेज समझेंगे। नेक्स्ट, आई होप रीडिंग आपने कंप्लीट कर ली होगी। चलिए अब पैसेज समझते हैं। स्कारलेट ओहारा फेमसली आस्क्ड हर हस्बैंड। जो स्कारलेट हारा है वो एक नाम है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल में लिखा है। तो जहाँ पे भी वर्ड कैपिटल आ जाए दैट मीन्स ये किसी का नाम है। तो स्कारलेट हारा जो है उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, दैट मीन्स ये गर्ल है और उनके हस्बैंड। अब यहाँ पे कॉमा लगा है तो कॉमा के बाद जो भी लिखा हुआ होता है, जब तक कॉमा ख़त्म ना हो जाए उसके बीच में जो कुछ भी लिखा होता है ना वो पहले आए शब्द के हिसाब से आता है। दैट मीन्स यहाँ पे हस्बैंड लिखा है तो अब जो कुछ भी होगा ना वो हस्बैंड से रिलेटेड होगा। तो हस्बैंड का नाम है रेड बुटलर। तो उनके बारे में बोला गया है कि उनकी जो वाइफ है स्कारलेट ओहारा, उन्होंने उनसे पूछा। फेमसली पूछना यानी कि नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जो अक्सर पूछा जाता है, वेयर शैल आई गो, मतलब मुझे कहाँ जाना चाहिए। टू विच ही फेमसली रिप्लाइड, जिसके ऊपर उन्होंने एक नॉर्मल सा रिप्लाई किया, फ्रेंकली माई डियर, सच कहूँ ना मेरी डियर तो आई डोंट गिव अ डैम, जिसको सिंपल इंग्लिश में बोलते आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। मतलब मैं नहीं जानता और मैं परवाह भी नहीं करता कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी कोटेशन, ये जो है ना वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी कोटेशंस में से एक है। जो मूवीज़ के कोटेशन होते हैं, जैसे कि जब कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उसमें से कुछ डायलॉग ऐसे हो जाते हैं जो हर किसी की ज़बान पे आ जाते हैं, उनको बहुत पसंद आते हैं। तो उन्हीं मूवीज़ के कोटेशंस में से एक फाइनेस्ट कोटेशन था, यानी कि जो सबको पसंद आया, बढ़िया कोटेशन था। उसका क्या नाम था? आई डोंट गिव अ डैम, मुझे परवाह नहीं है इस चीज़ की। एवर इज़ फाउंड, जो कब पाया गया था? टूवर्ड्स द एंड ऑफ डायरेक्टर विक्टर फ्लेमिंग्स 1939 अमेरिकन हिस्टोरिकल रोमांटिक एपिक फिल्म। ये जो पूरी बात लिखी है ना एक ही चीज़ के बारे में है, फिल्म। एक फिल्म है जो एपिक फिल्म है, यानी कि बढ़िया फिल्म है, रोमांटिक है, हिस्टोरिकल है, जो कि अमेरिकन मतलब कि अमेरिका की एक ऐतिहासिक मूवी है। जो किसने डायरेक्ट की है? विक्टर फ्लेमिंग ने। 1939 की मूवी है। जिन्होंने ये मूवी बनाई है वो फाउंड हुई, उसमें से एक डायलॉग निकल के आया, आई डोंट गिव अ डैम, जो हर कोई मुँह जुबानी याद है, कुछ भी हुआ उसी का नाम ले दिया। जैसे अभी चल रहा था ना छीन टपाक डम डम, तो हर कोई उसी नाम को लिए जा रहा था बार बार, तो वैसे ही हो गया था आई डोंट गिव अ डैम। किसी ने कुछ पूछा, आई डोंट गिव अ डैम, नॉर्मल सी चीज़ चलती आ रही थी। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? एक मूवी थी। और अब देखो कॉमा लगा है, दैट मीन्स अब जो भी आगे आएगा वो इस फिल्म के बारे में होगा। तो मूवी के बारे में बताया गया है, गॉन विद द वाइंड। मूवी का नाम था हवा के साथ बहो, ये मूवी का नाम है। वैसे तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है? हवा के रुख के साथ चलना, जैसा फ्लो जाए वैसे हम चले जा रहे हैं। तो उस मूवी में एक कोटेशन मेंशन था, इट्स ऑल्सो, ये जो था वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट लाइन, ये सबकी हर टाइम की फेवरेट लाइन थी। इस मूवी से निकली ये जो लाइन थी वो सबके लिए फेवरेट बन चुकी थी। बट इन 1930s अमेरिकन सोसाइटी, जो अमेरिका की सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने 1930 की बात है, द टर्म जो डैम है, इस कोटेशन में जो शब्द यूज हुआ है डैम, वैसे सिंपली इसका मतलब होता है लानत है, बेकार शब्द है।
वॉज अ स्वेर वर्ड। ये जो था पहले स्वेर वर्ड था, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना गॉड प्रॉमिस, यानी कि भगवान की कसम, वैसे ही ये वर्ड था डैम्ड, स्वेर वर्ड था कि जब भी हमें किसी की कसम खानी हो या कोई चीज़ अश्योर करनी हो तो हम डैम्ड का यूज़ कर लेते थे। यानी कि पहले ये अच्छा खासा वर्ड था अमेरिकन सोसाइटी में। ठीक है। ड्यू टू द वर्ल्ड्स ऑफेंसिव नेचर एंड कंसिक्वेंट प्रोहिबिशन। ड्यू टू द, ये आता है रीज़न बताने के लिए कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वर्ड का जो ऑफेंसिव नेचर था, यानी कि बेकार जो उसका नेचर था, किसी को भड़काने का काम करता था या गुस्सा दिलाने का काम करता था, ऐसा नेचर था इस वर्ड का। एंड कंसिक्वेंट प्रोहिबिशन, कंसिक्वेंट लगातार उसका विरोध जो हो रहा था वाई द 1930 मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोड। ये जो नाम दिया गया है कि ये एक संस्था का नाम है कि इसके द्वारा 1930 में लगातार उसका विरोध किया जा रहा था इस शब्द का, क्योंकि इसका नेचर जो था वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव था। मतलब ये किसी को भड़काने का काम भी कर सकता था, तो ये प्रोडक्शन हमेशा इसका विरोध करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, नोन एज द हे कोड, हेस कोड नाम से इसको जाना जाता था। अमेरिकन जो फिल्म थी सेंसर करती थी, सेंसर करना यानी कि उसका विरोध करना या उसको बंद करने की हिदायत देना। इंसिस्टेड ऑन इट्स रिमूवल 2 months प्रायर टू द मूवीज रिलीज। उस सेंसर ने क्या किया, इंसिस्ट किया कि आपको ये चीज़ रिमूव कर देनी चाहिए। और ये कब हुई, 2 महीने पहले की बात है, प्रायर टू, पहले की, जब मूवी रिलीज़ होने वाली थी। रिलीज़ होने के पहले 2 महीने पहले ये चीज़ आई कि इस मूवी के इस वर्ड को प्रोहिबिट कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए। ये अमेरिकन फिल्म जो सेंसर्स थे उन्होंने इंसिस्ट किया। ठीक है। अ फ्यू वीक्स बिफोर, कुछ हफ्तों पहले, द मूवीज रिलीज, मूवी जब रिलीज होने वाली थी उनके कुछ हफ्तों पहले की बात है, द मोशन पिक्चर एसोसिएशन, जो एसोसिएशन थी, संगठन थी मोशन पिक्चर का ऑफ अमेरिका का, अमेरिका बोर्ड, उसने अमेंडेड, अमेंडेड यानी कि चेंज करना, जैसे पॉलिटी में, संविधान में संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ चेंज करना। अमेंडेड द प्रोडक्शन कोड, उन्होंने प्रोडक्शन कोड को अमेंड किया, विच कॉज्ड द सेंसर्स टू चेंज देयर माइंड, जिसके कारण उन्होंने सेंसर के माइंड को चेंज किया। मतलब वहाँ का जो प्रोडक्शन कोड था उसी को चेंज कर दिया गया। एक प्रोडक्शन कोड था, मोशन पिक्चर का प्रोडक्शन कोड, यानी कि एक अच्छा एसोसिएशन था, उसने एक वर्ड को बोला कि ये अच्छा नहीं है, ऑफेंसिव है, तो इसको बैन करना चाहिए। सेंसर करने को बोला कि सेंसर कर दो, इसको हटा देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, एसोसिएशन थी जो, यानी कि जो संगठन था अमेरिका का, बोर्ड का, उसने क्या किया, प्रोडक्शन कोड को ही अमेंड कर दिया, उसको ही चेंज कर दिया। तो अब जो नया प्रोडक्शन बना उसने क्या किया, सेंसर करने की जगह अपना माइंड चेंज कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो वर्ड है वो बढ़िया है, सब है। ये इसका मतलब हुआ। आगे, अ वर्ड, एक शब्द, दैट हैड ओरिजिनली बीन ऑफेंसिव, एक वर्ड जो शुरुआत में ऑफेंसिव था, यानी कि गलत नेचर का वर्ड था, बिकम सडनली अनऑफेंसिव, ये अचानक से अनऑफेंसिव बन गया, यानी कि एक अच्छा वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अचानक से ये वर्ड कैसे बन गया। मोस्ट लाइकली, हो सकता है, एज अ रिजल्ट, ये किस चीज़ का रिजल्ट है, ऑफ द चेंज्ड सेंसिटिविटी ऑफ अमेरिकन कल्चर, जो अमेरिका का कल्चर था, वहाँ की संस्कृति थी, उसकी सेंसिटिविटी वो चेंज हो गई। सेंसिटिविटी मतलब कि कोई इंसान किसी शब्द को लेकर या किसी बात को लेकर कितना सेंसिटिव है, उसको कितना फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से, इसकी वजह से वो चीज़ चेंज हो गई। जैसे कि पहले का जो सेंसर बोर्ड था, पिक्चर प्रोडक्शन कोड था, उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि यार ये वर्ड गड़बड़ है। बट जो नेक्स्ट प्रोडक्शन कोड था जिसको अमेंड किया गया था, चेंज किया गया था, हो सकता है उसमें जो लोग बैठे उनको वो चीज़ अजीब लगी ही ना हो, उसका इन चीज़ों से कोई रिलेशन ही ना हो, वो उस चीज़ के लिए सेंसिटिव हो ही ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो वर्ड जो है वो अनऑफेंसिव बन गया, उसको वो चीज़ ठीक लगी, हाँ ठीक है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट मेड इट, इसने इस चीज़ को बना दिया पॉसिबल टू अपडेट द मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोड, जिसने बना दिया कि मोशन पिक्चर जो प्रोडक्शन कोड था उसमें अपडेट लाने को पॉसिबल कर दिया कि हाँ अब इस चीज़ में अपडेट हो सकता है, कि उसके रूल्स भी चेंज होंगे और उसका माइंडसेट भी चेंज होगा। सिंस देन, तब से जो अमेरिकन परसेप्शन है, मतलब उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सोचने का जो तरीका है या नज़रिया है ऑफ दिस इशू, इन सारे इश्यूज़ को लेके ये जो केसेस आते हैं उनके ऊपर
अब उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हैड एडवांस्ड सिग्निफिकेंटली, माइंड सेट है, परव्यू है, या ये बोलें कि परसेप्शन है, वो चेंज हुआ है मुख्य रूप से, अब थोड़ा एडवांस हो गया है, अब चेंजेस हो गए हैं उसमें। व्हाट इज ऑफेंसिव टू सोसाइटी, क्या ऑफेंसिव है सोसाइटी के लिए, विल कंटिन्यू टू बी ऑफेंसिव, वो बना रहेगा ऑफेंसिव अनलेस, तब तक जब तक इसकी जो सेंसिटिविटी है सिग्निफिकेंटली शिफ्ट, जब तक उसकी जो सेंसिटिविटी है वो शिफ्ट नहीं हो जाती मुख्य रूप से, तब तक वो चीज़ जो है वो ऑफेंसिव बनी रहेगी सोसाइटी के लिए उस टाइम तक। सिंपल मतलब क्या है कि अमेरिका की जो सोसाइटी है उसका परसेप्शन है कि ये चीज़ सेंसिटिव है, लेकिन वो तब तक बनी रहेगी जब तक उसको उस चीज़ से रिलेट किया जा सके। मान लो एक इंसान को प्रॉब्लम है कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उसी प्रोडक्शन कोड में एक शराबी भर्ती हो जाए तो उसको तो कभी इस चीज़ से दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ अच्छी है। लेकिन पहले वाले के लिए, उसके लिए वो सेंसिटिव चीज़ थी, अगर उससे छेड़ोगे तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को सेंसर करेगा, यानी कि बंद करवाने की कोशिश करेगा। बट जो सेकंड पर्सन है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो उस चीज़ से रिलेटेड है। तो सेंसिटिविटी तब तक ही कंटिन्यू रहेगी जब तक कि वो सेंसिटिविटी सिग्निफिकेंटली शिफ्ट ना हो जाए। ये सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा इंसान क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो पीपल्स सेंसेस, पीपल के जो सेंसेस हैं कि वो क्या सोचता है, उसका दिमाग क्या चाहता है, बिलीव सिस्टम, वो किस चीज़ पे बिलीव करता है, कन्वेंशन, वो कौन से रूल्स को फॉलो करता है, एंड प्रैक्टिसेस डोंट चेंज सडनली, वो क्या चीज़ प्रैक्टिस करता है, यानी कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो यूजुअली क्या होती हैं, सडनली चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आज मेरी आदत ये थी तो कल मेरी आदत ये चेंज हो जाएगी। तो हालांकि क्या होता है कि ये जो शिफ्ट है वो सडनली चेंज नहीं होते, उनमें बहुत टाइम लगता है। दे डेवलप स्लोली, वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, मतलब उनमें जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। देयरफॉर, इसके साथ साथ इट इज़ मीनिंगलेस, ये बहुत मीनिंगलेस बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, टू इंक्वायर एज टू वाई समथिंग शुड बी ऑफेंसिव, कि ये पता करना बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इंक्वायर करना, जिसके बारे में पता लगाना कि क्यों कोई चीज़ ऑफेंसिव है, इसके बारे में पता लगाने का कोई मतलब नहीं बनता कि क्या चीज़ ऑफेंसिव है टू सम, कुछ लोगों के लिए वो ऑफेंसिव क्यों है, वाइल नॉट बीइंग सो टू अदर्स, कुछ लोगों के लिए तो है लेकिन कुछ लोगों के लिए उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। यानी इस बात का पता लगाना कि कौन सी चीज़ ऑफेंसिव और कौन सी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग लोगों के लिए उनका परसेप्शन अलग होगा। और वाई पीपल अरंट सैनर, कि पीपल जो है वो क्यों इतने सैनर नहीं है, यानी कि उनके पास इतनी समझदारी नहीं है, उतना दिमाग नहीं है कि वो ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं। एंड मोर टॉलरेंट व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड सोशल टॉपिक्स, और ये चीज़ पता लगाना भी बेवकूफ़ी है कि क्यों लोग समझदारी नहीं रखते और वो टॉलरेट नहीं करते उन चीज़ों को जब बात आती है सेंसिटिविटी की। जैसे कि अगर कोई इंसान उनके धर्म पे बात कर दे तो वो सेंसिटिव टॉपिक है, अगर कोई बोलेगा ना तो कोई कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं करता, कोई समझदारी नहीं दिखाता, टॉलरेट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लड़ाई झगड़े पे तुरंत उतारू हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा गहन विचार करना या ये पूछना या सोचना मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा कि लोग ये पता कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऑफेंसिव है कौन सी नहीं है, किस पे लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, कौन से डिस्प्यूटेड टॉपिक्स हैं, सोशल टॉपिक्स हैं जो डिस्प्यूट पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो मीनिंगलेस हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही लोग बदलेंगे उनके विचार बदलेंगे तो ऑब्वियसली जो लोग ऑफेंसिव और अनऑफेंसिव के बीच की लड़ाई है ना वो अपने आप चेंज होगी, क्योंकि लोग अपने माइंड के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट, सिनेमा हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स कंज्यूमर्स, सिनेमा का जो इफ़ेक्ट है यानी कि इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है अपने कंज्यूमर्स पे, कंज्यूमर यानी कि जो उस चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे टेलीविज़न है तो हम देखते हैं, खाना हुआ तो हम खाएंगे, तो जो चीज़ जिस यूज़ की होती है सिनेमा का प्रभाव पड़ता है कंज्यूमर्स पे, जो लोग उसको देखते हैं। सिंस इट इज़ अ कैप्टिवेटिंग ऑडियो विजुअल मीडियम, क्योंकि ये जो क्या है एक कैप्टिवेटिंग यानी कि अपने आप को लुभाने वाला,
आकर्षित करने वाला मीडियम है ऑडियो वीडियो। ऑडियो यानी कि सुनने वाला और विजुअल यानी कि देखने वाला। तो एक ऐसा मीडियम है जिससे हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ऑफ एंटरटेनमेंट यानी कि हमारे मज़े का, हमारी खुशी का एक माध्यम है जो कि हमें अट्रैक्ट भी करता है। दैट टीचर्स, जो हमें सिखाता है, इंफॉर्मेशन भी देता है, नॉलेज है, बिलीव यानी कि हमें विश्वास सिखाता है, वैल्यूज़ हमें क्या करना चाहिए, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जो है वो एंटरटेनमेंट के थ्रू भी हमें ये चीज़ें देता है। तो इन्फॉर्मेशन देता है सिनेमा, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा खासा प्रभाव हमारे ऊपर डालता है। अ फिल्म्स अफेक्ट, एक जो मूवी है उसका प्रभाव ऑन पीपल, लोगों पर और सोसाइटी पर, कैन बी आइदर बेनिफिशियल, या तो वो प्रभावित हो सकता है अच्छे के रूप में, और बैड, उसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसमें रूट वर्ड है बेनी। बेनी का मतलब होता है बेनिफिशियल, जो अच्छा हो। तो बेनिफिशियल भी होता है तो बैड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इन इट्स सब्जेक्ट मैटर्स, उसका जो सब्जेक्ट है यानी कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। एंड मेथड, और तरीका ऑफ प्रेजेंटेशन, किस रूप में वो प्रेजेंट किया गया है, कैसे वो प्रेजेंट किया गया है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। वाइल, जबकि अ मूवी, एक जो मूवी है, मे बी सूटेबल, एक चीज़ सूटेबल हो सकती है फॉर सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के एज और उसकी सेंसिटिविटी के लिए वो चीज़ अच्छी हो सकती है, यानी कि कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है। इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर अदर पीपल्स एज एंड सेंसिटिविटीज, हो सकता है कि वो कुछ लोगों के लिए सूटेबल ना हो बट कुछ लोगों के लिए वो अच्छी हो। नॉट एवरी वन इज इंटेंडेड टू वॉच एवरी मूवी, ये चीज़ तो सिंपल सी बात है यार। अगर आपको कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ लग रही है, आपको नहीं पसंद आ रही, तो मत देखो। कोई ज़बरदस्ती आपको वहाँ पे पहुँचा नहीं रहा है। लेकिन लोगों का ये है कि अगर कोई चीज़ ख़राब है तो वो उनका जाके विरोध करेंगे, बिना मतलब में लड़ाई झगड़े करेंगे, और ये ढूंढने में लगे रहेंगे कि क्या चीज़ ऑफेंसिव है क्या नहीं है, बल्कि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि मूवीज़ या एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ होती है यार, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो, नहीं लगता तो मत देखो। बट द माइंड सेट इज़ ऑन अनदर लेवल कि हम देखेंगे भी और विरोध भी करेंगे। तो नॉट एवरी वन इज़ इंटेंडेड, उनको मजबूर नहीं किया जा रहा है कि वॉच एवरी मूवी, हर मूवी देखो, ये नहीं कहा गया है। तो बचने का कंट्रोवर्सी से यही तरीका है। अ कंट्रोवर्शियल मूवी, जो विवादास्पद मूवी है, जिसमें कोई विवाद है, कोई प्रॉब्लम है, माइट ऑल्सो स्पार्क, ये स्पार्क कर सकती है कि बढ़ा सकती है सोशल टर्मोइल, वहाँ की उथल पुथल, जो समाज में पहले से ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको और भी बढ़ा सकती है वो। और इवन वायलेंस, यहाँ तक कि वायलेंस को भी बढ़ा सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि मौतें भी हो सकती हैं इसी सोशल टर्मोइल की वजह से। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, एवरी नेशन, हर जो राष्ट्र है वो रिक्वायर करता है एक फॉर्मल एजेंसी, कि एक एजेंसी है, ये एक ग्रुप संगठन बनाया जाए टू ओवरसी, देखने के लिए इट्स सिनेमा एथिक्स, उसके जो सिनेमा एथिक्स एंड पॉलिसी, यानी कि एक एजेंसी बना जाए, एक एसोसिएशन बना जाए कि वो देखे कि सिनेमा का एथिक्स क्या है, क्या मोरल रूप से सही है उस सिनेमा में, और उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हर राष्ट्र को ज़रूरी है कि ऐसा कोई एक संगठन बनाए। इन इंडिया, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो CBFC है, समटाइम्स, कभी कभी, जो नोन किया जाता है, यानी कि जाना जाता है एज अ सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड जो फिल्म को निर्देशित करता है, चेक करता है उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो इंडिया में क्या है, CBFC है, मस्ट सर्टिफाई, उसको सर्टिफाई करना चाहिए एक मूवी को एज अप्रोप्रिएट, यानी कि वो बिल्कुल लायक है, देखने लायक है, फॉर द पर्पस, कौन से पर्पस के लिए, बिफोर इट कैन बी रिलीज्ड फॉर पब्लिक स्क्रीनिंग। पब्लिक स्क्रीनिंग यानी कि पब्लिक के सामने आने से पहले, उससे रिलीज़ होने से पहले उसको देखना चाहिए कि वो अप्रोप्रिएट है उनके लिए या नहीं, वो लोग देखने लायक हैं या नहीं है उसके। तो ये काम सेंसर बोर्ड का है, उसको करना चाहिए। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, कोई दूसरा नेशन है, जो भी नेशन है, उस एवरी नेशन को ये चीज़ करनी चाहिए कि एक बोर्ड ऐसा डायरेक्ट करो, उनको एक अथॉरिटी दो कि
अप्रोप्रिएट जो भी है एथिक्स के रूप में, मोरल्स के रूप में, और जो वायलेंस क्रिएट ना करे उस चीज़ को डायरेक्ट करो, वो चेक करे और साथ में उसको सर्टिफाई भी करे, जो सेंसर बोर्ड करता है। अंडर द सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, ये एक्ट का नाम दिया गया है कि यहाँ पे CBFC है जो बोर्ड है विच ऑपरेट, जो ऑपरेट करता है एज अ स्टेटरी एजेंसी। स्टेटरी वो होता है जो कि संविधान में नहीं होता लेकिन उसको कानून के थ्रू बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्ट, तो ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट के थ्रू बनाई गई एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसे बनाया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत कंट्रोल करती है कैसे मूवीज शोन की जाएंगी, यानी कि कैसे मूवीज दिखाई जाएंगी, ये सब वो रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको चेक करने का काम करता है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है इज टू मेक श्योर, ये मेक श्योर करने की, यानी कि ये चेक करने की दैट द नेशंस सिटीजन्स, वहाँ के रह रहे जो नागरिक हैं, किसी भी देश के जो नागरिक हैं, एंजॉय करें, होलसम पूरी एंजॉयमेंट करें थ्रू सिनेमैटिक मीडिया। इस मीडिया के थ्रू वो लोग क्या करें, एंजॉय करें। द CBFC इज रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई, उसको रिक्वायर करना होता है दैट द मूवी, जो भी मूवी होती है उसको सर्टिफाई करना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है इन होल और इन पार्ट, या तो पूरी मूवी को या फिर उसके किसी पार्ट को, डज नॉट जेपर्डाइज इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंडिया की जो संप्रभुता है और एकता है, सोवर यानी कि खुद के देश पे खुद का राज रहे, ये नहीं कि दूसरा देश आके हम पे राज कर रहा है, तो हमारी संप्रभुता, डिसीजन लेने की पावर के इंडिया के डिसीजंस इंडिया लेगी, और इंटीग्रिटी वहाँ की एकता को प्रभावित ना करे, दूसरों को आपस में लड़ाने का काम ना करे। तो ऐसी चीज़ जो खतरे में डाले उन सबको क्या करती है, सर्टिफाई करने का काम करती है, यानी कि सर्टिफिकेट देती है। जेपर्डाइज इट्स सिक्योरिटी, उसके जो खतरे हैं सिक्योरिटी के एंड रिलेशंस, आपस में संबंध विद फॉरेन स्टेट, जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे देश हैं, विदेश हैं, उनसे संबंध जो है वो कॉज करते हैं पब्लिक डिसऑर्डर, जो कॉज करते हैं यानी कि खतरे में डालते हैं, प्रभावित करते, डिसऑर्डर करते पब्लिक को, पब्लिक में अफरा तफरी मचाते हैं, उनके बीच में लड़ाई पैदा करते हैं और क्राइम करते हैं, यानी कि कोई जुर्म करते हैं, कॉज करती है डिफेमेशन, यानी कि उनकी कुख्याति होती है, एंड कोर्ट कंटेम्प्ट, यानी कि कोर्ट की जो अवमानना होती है, ये सारे वायलेट करते हैं सोशल नॉर्म्स, जो सोशल रूल होते हैं, यानी कि सामाजिक रूल बनाए होते हैं जो सोसाइटी फॉलो करती है, और वैल्यूज़ जो भी चीज़ें वो फॉलो करती हैं, उनके मूल्य नेतृत्व ऑफेंड करे कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं सिंपली कि जो CBFC है वो सर्टिफाई करने का काम करती है कि वो किस किस चीज़ को सर्टिफाई करेगी। जैसे कि उसको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, देखनी होती हैं कि कौन सी मूवी के कौन सी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ जियोपर्डाइज कर रही है, यानी कि खतरे में डाल रही है। अगर इंडिया की संप्रभुता है, उसकी एकता है, उसको खतरे में डाले, उसकी सुरक्षा में लोगों से उसके संबंध, फॉरेन यानी कि दूसरे देशों से संबंध खराब करे, पब्लिक के बीच में अफरा तफरी मचाए, उनके बीच में हलचल पैदा करे, या फिर कोई जुर्म करने वाली हो, किसी की बुराई करने, बदनामी करने वाली हो, कोर्ट की अपमानना करे, सोशल नॉर्म से, जो समाज के रूल्स है, रेगुलेशंस, उनको खराब करने का काम करे, किसी ग्रुप के पीपल को ऑफेंड करने का, उनको भड़काने का काम करे, कम्युनिटी को भड़काए। तो ये सारे रूल बताए गए हैं कि इन सब बेसिस पे CBFC ज़रूरत पड़ती है उसकी कि वो सर्टिफाई करे इन चीज़ों को। तो पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है कि एक पर्सन थी स्कारलेट हारा, उन्होंने अपने हस्बैंड से नॉर्मली पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए किसी टॉपिक पे, तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने सिंपली बोल दिया आई डोंट गिव अ डैम। अब प्रॉब्लम ये फंस गई कि जो आई डोंट गिव अ डैम है उसमें वर्ड है डैम, जो डैम है वो किसी को ऑफेंसिव लगता है, किसी को अनऑफेंसिव लगता है। कुछ लोग जो हैं वो ये बोलते हैं, ये वर्ड आया है मूवी से, तो कुछ लोग बोलते हैं, स्पेशली जो पिक्चर प्रोडक्शन कोड है वो कहता है कि ये जो शब्द है वो खराब है, ऑफेंसिव है, लोगों को भड़काने का काम करता है। तो वहाँ की जो अमेरिकन सोसाइटी थी उसने इसको अलग कर दिया, यानी कि इस
जो पिक्चर प्रोडक्शन कोड था इसमें चेंजेस कर दिए, और जैसे ही चेंजेस हुए तो अब जो नया सेंसर बोर्ड था उसने क्या किया, इन चीज़ों को नॉर्मल बना दिया कि ये चीज़ जो है वो अब अनऑफेंसिव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जंग ये छिड़ गई कि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ ऑफेंसिव थी, कुछ के लिए नहीं थी। तो हम कैसे क्या समझें, और ये चीज़ होती क्यों है? क्योंकि ये इसलिए होती है क्योंकि अब हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक समझ होती है। तो अपने सेंसेस के हिसाब से जो वो मानता है, जो रूल्स वो फॉलो करता है, उसके हिसाब से उसके माइंडसेट बदलते हैं। और स्पेशली जब वो उस चीज़ के प्रति सेंसिटिव हो, अगर उसको लगता है कि ये चीज़ मुझे परेशान कर देने वाली, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को बैन करने की कोशिश करेगा। बट एट द सेम टाइम जो सेकंड पर्सन है उसके लिए वो चीज़ सेंसिटिव नहीं लग रही है, तो वो उसके प्रति कोई भी एक्शन लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि सिनेमा जो है ऐसा ही इम्पैक्ट डालता है। सबसे ज़्यादा सिनेमा का इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। अगर कोई ऑफेंसिव चीज़ है तो लोग उसको देखेंगे, लेकिन उसकी बुराई भी करेंगे, तो कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। तो बोला गया है कि सिनेमा ठीक है आप दिखा रहे हो एंटरटेनमेंट के थ्रू, लेकिन आपको इसको रेगुलेट भी करना चाहिए, इसमें चीज़ें ऐड करनी चाहिए। एजेंसी है, जैसे इंडिया में है सेंसर बोर्ड है, CBFC है, वैसे ही जो हर नेशन है वहाँ पे ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, ताकि वो सर्टिफाई कर सके कि सिनेमा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए। ये जो इतने सारे नाम बताए गए हैं वो इसीलिए बताए गए हैं कि इन बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट देना चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन सी सिनेमा की जो कौन सी मूवी है वो अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो सिंपल जो अभी कंट्रोवर्सीज चलती हैं आजकल बहुत होने लगी हैं कि बॉलीवुड में कोई भी मूवी आएगी तो उसके प्रति लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, अक्सर ऐसे काम करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े दंगे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मूवी को देखने जाएंगे। अगर कोई मूवी ऑफेंसिव है तो उसको देखने मत जाओ, उसकी बुराई करने की जगह उससे बचने की कोशिश करो, रादर देन कि आप उसी कंट्रोवर्सी में फंस के रह जाओ। आई होप पैसेज आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। Why or how did the word which had originally been offensive become unoffensive suddenly? कि क्यों और कैसे एक जो शब्द था वो पहले ऑफेंसिव था और अब अचानक से वो अनऑफेंसिव बन गया? कैसे बन गया वो? बिकॉज ऑफ पीपल्स एज एंड नॉर्म्स, उसकी एज की वजह से और नॉर्म्स की वजह से। ये बात तो सिनेमा के ऊपर थी। तो बिकॉज ऑफ द कंट्रोल बाय द सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड कंट्रोल करती है, इसकी वजह से ऐसा होता है? नहीं, बिकॉज ऑफ चेंज्ड सेंसिटिविटी ऑफ अमेरिकन कल्चर। जो अमेरिका का कल्चर चेंज होता है, वहाँ की संस्कृति चेंज होती है, वहाँ के लोगों का माइंड सेट चेंज होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक वर्ड पहले ऑफेंसिव था फिर अनऑफेंसिव बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज ऑफ द कन्वेंशंस, रूल्स की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, why does CBFC have to certify and control the content shown in the movie? जो CBFC है, इंडिया की कंट्रोल बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है, उसको क्यों सर्टिफाई करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है किसी कंटेंट को जो कि मूवी में शोन हुआ है, यानी कि मूवी में दिखाए किसी कंटेंट को, उसको क्यों करना होता है? टू नॉट जेपर्डाइज इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये बात लिखी हुई थी कि हाँ ऐसा करना चाहिए। टू जेपर्डाइज इंडिया सिक्योरिटी, इंडिया की जो सिक्योरिटी उसको खतरे में डालती है, इसलिए नहीं, डालना थोड़ी है, बचाना है उससे। वायलेट करे सोशल नॉर्म्स को, इसलिए करना चाहिए ऐसा? नहीं। कॉज करे पब्लिक डिसऑर्डर और क्राइम, इन सब के लिए मनाही की गई थी कि ऐसा ना करे, इसके लिए ये चीज़ सर्टिफाई करनी चाहिए उसको। तो टू नॉट जेपर्डाइज यानी कि खतरे में ना पैदा करे वो। आंसर क्या हो जाएगा? 1। थर्ड, व्हाट इज द पैसेज बेस्ड अपॉन, ये पूरा पैसेज था वो किसके ऊपर बेस्ड था? एक्शन एपिक फिल्म, एपिक फिल्म के बारे में बात की गई थी? नहीं। मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कोड, ये जो प्रोडक्शन कोड थी उसके बारे में बात की गई थी? हाँ, उसके बारे में बात ज़रूर की गई थी, लेकिन पूरा जो पैसेज था वो इसी के ऊपर बेस्ड थोड़ी था। ट्रेंडिंग मूवीज़, ट्रेंड में जो मूवीज़ है उनके बारे में? ऐसा कुछ नहीं था। इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन पीपल्स सेंसिबिलिटीज़, जो उसका सेंस पे था कि सिनेमा का यूज़ और उसका प्रभाव कैसा पड़ता है लोगों के ऊपर, ये पूरा पैसेज इसी के ऊपर बेस्ड था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इंटरप्रेटेड एज एन ऑफेंसिव इन अमेरिकन
सोसाइटी इन द 1930। इन वर्ड्स में से कौन सा जो 1930 के आसपास ऑफेंसिव बना था? मीनिंगलेस, डिस्ट्रीब्यूटेड, कोड? नहीं, टेन वर्ड था ना, वो इंसानी फसाद की जड़ था। आइडेंटिफाई करो स्ट्रक्चर क्या है इस पैसेज का। पैसेज क्लासिफिकेशन कर रहा है, यानी कि कोई पार्ट में विभाजित करके बता रहा है कि ये इस चीज़ का पार्ट है, ये इस चीज़ का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्टेड है, नॉलेज दे रहा है, एक नॉर्मल बता रहा है कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है। या फिर कंपेयर कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट करता है, किसी को किसी चीज़ से कंपेयर कर रहा है कि सेंसर बोर्ड की कंपैरिजन किसी से हुआ है, या फिर किसी की सेंसिटिविटी का दूसरे से कंपेयर हुआ है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस में बता रहा है कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या चीज़ कैसी है और क्या हमें करना चाहिए, है ना। पहले उसने एक कारण बताया, फिर उसकी जड़ बताई कि हाँ ये इसकी वजह से हो रहा है, और उसके बाद उसका सल्यूशन भी दिया। तो ये चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में आती हैं। जब हम किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसमें पूरी चीज़ बताते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर उसमें क्या क्या किया जा सकता है, उसका प्रभाव क्या है, और लास्ट में हम क्या बताते हैं, सजेशन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में आती हैं, और ये सब कुछ इसमें बताया गया था। दैट्स वाई ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। क्लासिफिकेशन तब माना जाता है जब हम किन्हीं को भागों में बांट के ये बताते हैं कि जैसे मान लो हमने बताया कि एक टॉपिक है माउंटेन, माउंटेन की फिर हम क्लासिफिकेशंस बताएंगे कि ये माउंटेन ये वाला है, फिर इसके अंदर ये पार्ट है, इसमें ये प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन में आती हैं। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट जब करते हैं, जब दो चीज़ों की बात हो और फिर हम बताएं कि ये चीज़ ऐसी है जबकि ये ऐसी है, तो वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की बात होती है। और सिक्वेंशियल में जब कोई एक कहानी के रूप में बताए कि 1930 में ये हुआ था, 1925 में ये हुआ था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, तो वो सारी चीज़ें सिक्वेंशियल में आती हैं। पैसेजेस की थीम हो, स्ट्रक्चर हो, टोन हो, ये सब चीज़ें हम पहचानना सीखेंगे। और उसी के पार्ट में से मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये 4 वर्ड आप कैसे पहचानोगे। धीरे धीरे आप जब क्लासेस करते जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत हैबिचुअल लगने लग जाएंगी, और मैं आपको धीरे धीरे समझाती भी जाऊंगी, ठीक है। तो आंसर क्या है इसमें? डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन बताया था कि एक नॉर्मल प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन भी बताया, ठीक है। आंसर से यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैसी लगी आपको क्लास? आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ये सारी सीरीज़ जो है वो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसकी प्लेलिस्ट और साथ में वोकेबलरी की प्लेलिस्ट वो भी आप देख सकते हैं। 14 क्लासेस वहाँ पे हो चुकी हैं, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं।